हेलो क्लास 8 वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेटराना की ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। हमने आपका ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सभी मिनरल्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पावर रिसोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पावर रिसोर्सेज, द पावर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लीव्स फॉर वेरियस पर्पसेज। पावर रिसोर्सेज जो है, जो शक्ति के स्रोत हैं, वो हमारी डेली लाइफ में हम अलग अलग पर्पसेज, अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। पावर प्लेज अ वेरी विटल रोल इन ऑल्सो यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, रनिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, फार्म इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। हम क्या करते हैं कि पावर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपना इंडस्ट्रीज़ में भी, और ट्रांसपोर्ट में भी, और कम्युनिकेशन में, अपनी डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, जैसे कि एग्रीकल्चर में कुओं को चलाने में, फार्म इक्विपमेंट्स में, इन सब में पावर का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल विदाउट दीज पावर रिसोर्सेज। हमारा जो जीवन है वो इन पावर रिसोर्सेज के बिना बिल्कुल थम सा जाएगा। अगर पावर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो जीवन स्थिर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, इनको अब हम डिवाइड करते हैं। पावर रिसोर्सेज कैन बी बोर्डली क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। दो टाइप से हम इन्हें समझेंगे, एक तो कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। Conventional resources, the resources which have been used since early times, are termed as conventional sources of energy. These are as follow. ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ बहुत पहले से किया जा रहा है, सिंस अर्ली टाइम्स, काफ़ी समय पहले से किया जा रहा है, उसे कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहा जाता है एनर्जी के। ये हैं जैसे सबसे पहले फायरवुड, जो जलाने की लकड़ियाँ होती हैं। इट हैज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग सिंस अर्ली सिविलाइजेशन। जब स्टार्टिंग में नागरिकता शुरू हुई थी, सिविलाइजेशन हुई थी, तभी से हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए इनका वाइडली यूज़ किया जा रहा है। इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा एनर्जी जो विलेजर्स यूज़ करते हैं वो फायरवुड से ही आती है। द एडवांटेज ऑफ फायरवुड आर दैट इट कैन बी इजीली कलेक्टेड एंड इज़ अ चीप सोर्स ऑफ पावर। फायरवुड के एडवांटेज यानी फ़ायदे ये हैं कि ये आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है और बहुत ही सस्ता स्रोत है ये पावर का। The disadvantage of firewood are that it causes pollution, deforestation, and its collection is laborious and time consuming. डिसएडवांटेज भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी है। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान ये है फायरवुड का कि इससे पोल्यूशन होता है, जो धुआं उठता है उससे पोल्यूशन होता है। डिफोरेस्टेशन होता है क्योंकि लकड़ियाँ लोग जंगलों से काट कर ले आते हैं तो जंगल कम होंगे, और इनके कलेक्शन करने में, इनको कलेक्ट करने में मजदूरी काफ़ी लगती है, और यानी कि एक लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम कंज्यूमिंग यानी समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर है कोयल यानी कोयला। द मोस्ट अब्यूडेंट फॉसिल फ्यूल फाउंड ऑन द अर्थ इज कोयल। सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में फॉसिल फ्यूल जो पाया जाता है वो कोयला है, धरती पर जो पाया जाता है। ऑल द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर ब्योर्ड इनसाइड द अर्थ सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स वर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। सारे वो प्लांट्स और एनिमल्स जो काफ़ी साल पहले, मिलियंस ईयर्स पहले अर्थ के अंदर दब गए थे, वो किसके अंदर बदल गए? फॉसिल फ्यूल में चेंज बदल गए ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से। कोयल इज मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोयल जो है, कोयला जो है, उसका मेनली यूज डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोयल इज थर्मल एनर्जी। कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। द कोयल विच इज बीइंग यूज्ड टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन giant trees and ferns got buried under layers of earth, hence it is also referred as buried sunshine. जो कोयला हम आज यूज़ कर रहे हैं वो मिलियन सालों पहले बड़े बड़े पेड़ों के ज़मीन में दब जाने की वजह से हुआ, अर्थ सरफेस के अंदर लेयर्स में दब जाने की वजह से उनका निर्माण हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्योरिड सनशाइन भी कह सकते हैं। कोयल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड फ्रांस। इन देशों में कोयला मेनली प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया द कोयल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारिया, रानीगंज, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। इंडिया के अंदर इन हिस्सों में, झारखंड में कोयला पाया जाता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोयल इज दैट इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो कोयले के एडवांटेज हैं वो ये हैं कि ये वर्ल्ड के काफ़ी सारे हिस्सों में अवेलेबल है और इसका
एफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक सही साधन है, ये एक एफिशिएंट साधन है। और द डिसएडवांटेज ऑफ कोयल आर दैट इज इट इज कॉजेज पोल्यूशन, इसके भी कुछ नुकसान है, जैसे कि इससे भी पोल्यूशन होता है, भारी भरकम जो ट्रांसपोर्ट है, एंड द डिस्पोजल ऑफ ऐश इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, भारी ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है इससे, और जो डिस्पोजल, इससे जो राख बनती है उसको डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इज अ सोर्स विच इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, एक ऐसा रिसोर्स है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ यूजुअली फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशियन बेड्स, पेट्रोलियम जनरली धरती के अंदर और ओशियन बेड्स में पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेड मैरिन organisms which fell in the seabed and got covered by sediments and was decayed over period of time, and the organic remains were converted into oil and natural gas over millions of years due to heat and pressure। इसमें क्या होती है, कैसे बने, जब मतलब मरे हुए छोटे जीव जंतु प्राणी जो ऑर्गेनिजम्स थे वो जब विच फैल इन द सी, जो समुद्र में गिर गए, एंड गोट कन्वर्टेड बाय सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स के जरिए वो कन्वर्ट हो गए, और वो डिकेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सालों के समय से वो डिके हो गए यानी सड़ने लगे। एंड द ऑर्गेनिक रिमेन्स, और जो ऑर्गेनिक बचा उसमें से वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ऑयल में, नेचुरल गैस में, और इस प्रोसेस को मिलियन साल लगे, और धरती के हीट और प्रेशर की वजह से ये सारी प्रोसेस हुई। दिस मूव थ्रू पोर्स रॉक्स एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय डीप बोर वेल्स, ये जो मूव करता है, ये जो मतलब पेट्रोलियम की जो प्रक्रिया है, ये जो मूव करती है, ये छिद्रित हिस्सों में से, यानी छिद्रित जो रॉक्स होती हैं उनमें से ये मूव करती है। एंड एक्सट्रैक्टेड बाय डीप बोरवेल्स, और बड़े बड़े बोरवेल्स बनाकर, गहरे बोरवेल्स बनाकर इन्हें बाहर निकाला जाता है। ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज, पेट्रोलियम की जो ड्रिलिंग है वो उन ऑयल फील्ड्स में की जाती है जहाँ ऑफ शोर और कोस्टल एरियाज़ के अंदर, ऑयल फील्ड्स के अंदर इनकी ड्रिलिंग की जाती है। इट इज़ सेंट टू refineries which process the crude oil and produce a variety of products such as petrol, diesel, kerosene, wax, plastic, lubricants etc। ये क्या करते हैं कि रिफाइनरीज के अंदर अशोधित ऑयल को भेजा जाता है, और वहाँ पे इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स बनते हैं। द मेजर कंट्रीज प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम आर दी कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ठीक है, ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करती है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरब और क्वार्टर। द अदर कंट्रीज आर द यूएसए, रशिया, अल्जीरिया एंड वेनेजुएला। इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन डिगबॉय इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। The advantage of petroleum are that it is easy to transport through pipelines and tankers। इसका एडवांटेज तो ये है कि पाइपलाइंस और टैंकर्स के थ्रू इसको इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, लुब्रिकेंट्स, पेंट शॉप, अम्यूल्सन्स एट्सेट्रा। इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में, पेंट बनाने में, सोप बनाने में, और एक पायस होता है ये बनाने में। द डिसएडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम आर दैट इट काजेज पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन होता है, ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं और फायर हजार्ड होते हैं। इट इज़ एक्स यूजेबल, ये ख़त्म होने की कगार पर है। वंस यूज्ड इट इज़ फिनिश्ड, अगर एक बार ये मतलब ये क्या, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या इसका रीयूज़ नहीं हो सकता। अगर इनका एक बार यूज़ हो गया तो ये एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल गैस, इट इज़ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज़ बीन यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। ये एक एनर्जी का नया स्रोत है जिसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में और डोमेस्टिक पर्पज़ में किया जाता है। Its formation also occurs along with fossil fuel and it has to be drilled out along with petroleum। इसकी फॉर्मेशन जो है वो भी एक फॉसिल फ्यूल की तरह इट्स फॉर्मेशन ऑल्सो अकर्स, इसका बनना तब होता है जब फॉसिल फ्यूल बनता है, उसके साथ ही ये बनता है, और इसके मतलब ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम के साथ ही इसे निकाला जाता है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसका यूज़ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों तरीके के फ्यूल में किया जाता है। इट इज़ फाउंड मेनली इन रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, और इन इंडिया इट इज़ फाउंड मेनली इन जैसलमेर और थार डेजर्ट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई। यहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है। उसके बाद है The advantage of using natural gas is that it is earlier to transport through pipelines। जो एडवांटेज हैं नेचुरल गैस को यूज़ करने के वो हैं कि इसे easier to transport,
इसे पाइपलाइंस के थ्रू इजीली आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ये पेट्रोल से चीप होता है यानी सस्ता होता है एंड लेस पोल्यूटिंग देन ऑयल और कोयल। जितना ज़्यादा ऑयल से और कोयले से पोल्यूशन होता है उससे इससे कम होता है, ठीक है। द डिसएडवांटेज आर दैट इट इज़ फायर हैजार्ड एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर। जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये फायर हैजार्ड होते हैं और इन्हें एक्सप्लोर करना या प्राप्त करना मुश्किल होता है। मोर एवर इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, यहाँ तक कि इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं, ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद में है हाइडल पावर। रिवर वाटर और रेन वाटर हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू जनरेट पावर बाय स्टोरिंग इट इन डैम्स एंड मेकिंग टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। रिवर वाटर और जो रेन वाटर है उसे हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने के लिए। क्या किया जाता है, इसे डैम्स में स्टोर किया जाता है और फिर इसे हाइट से गिराया जाता है। द फॉलोइंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइपलाइंस इनसाइड द डैम ओवर टर्बन ब्लेड्स विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। फिर जो फॉलिंग वाटर है वो थ्रू पाइपलाइंस के जरिए डैम के अंदर जाता है और वहाँ पे टर्बन ब्लेड्स लगी होती हैं जो कि डैम के बॉटम में स्थित होती हैं। द ब्लेड्स मूव एंड देन टर्न द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ब्लेड्स मूव करती हैं और वो जनरेटर को टर्न करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर दैट इज डिस्चार्ज आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। जो पानी इससे डिस्चार्ज होता है या निकलता है इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद उस पानी को सिंचाई में यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू हाइडल पावर। पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का 1/4 हिस्सा हाइडल पावर से जनरेट किया जाता है। द लीडिंग कंट्रीज दैट जनरेट हाइडल पावर आर नॉर्वे, पैराग्वे, चाइना और ब्राज़ील हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन जैसे भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। The advantage of hydropower plants are that they do not cause pollution, produce cheap electricity and the water is reusable. It also promotes irrigation and fishing. इससे जो एडवांटेज है वो ये है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता और ये सस्ते रेट पे यानी सस्ती दर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवा देता है और इसका पानी जो है उसका रीयूज़ भी हो जाता है और ये इरिगेशन को यानी सिंचाई को और फिशिंग को भी प्रमोट करता है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा होता है। टाइम ज़्यादा लगता है टू सेटअप द हाइडल पावर स्टेशन। हाइडल पावर स्टेशन बनाने में समय और पैसा ज़्यादा लगता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स काजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जहाँ पे डैम बनाए जाते हैं वहाँ से लोगों को निकाल दिया जाता है यानी लोगों की जगह बदलने का कारण बनते हैं डैम्स। एंड डिफोरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल, और बड़े पैमाने पे डिफोरेस्टेशन होता है और पीपल ऑल्सो लॉस देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, और लोग अपनी खेती करने वाली ज़मीनें खो देते हैं। उसके बाद में है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग रैपिडली विच अल्टीमेटली इज इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एनर्जी की भी डिमांड बढ़ने लगी और इस तरीके से अल्टीमेटली जो फॉसिल फ्यूल था उसमें भी इंक्रीमेंट होने लगा। थस द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिप्लीटिंग। इस तरीके से जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे एनर्जी के वो कम होने लगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट विद द रैपिड रेट ऑफ कंजप्शन द रिजर्व्स ऑफ ऑयल विल बी एग्जीक्यूटेड सून। और ऐसा विश्वास माना जाता है कि अगर इसी तेज़ रफ्तार के साथ इनका उपभोग होता रहा इन स्रोतों का, इन सोर्सेज का, तो फिर जल्दी ही जो कोयला है वो समाप्त हो जाएगा। मोर ओवर देयर यूज़ इज़ लीडिंग टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसका जो यूज़ है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। हेंस देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी सोर्स विच आर रिन्यूएबल। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए एनर्जी के लिए, जिसके अंदर ये सारे तरीके अपनाए गए। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। द सन गिव्स आउट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज जो है वो हमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट और लाइट देता है। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन इन द सोलर सेल्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू मेक सोलर पैनल्स। सोलर एनर्जी कहाँ ट्रैप होती है? सूरज से जो किरणें आती है उसको सोलर सेल पे ट्रैप किया जाता है जिससे जॉइंट किया जाता है सोलर पैनल्स के साथ में, विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। इसे हम हीटिंग और लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स mainly the tropical countries which are blessed with abundant sunshine। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सोलर एनर्जी का ज़्यादा बेनिफिट वहीं यूटिलाइज है जहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में सूर्य की किरणें मिलती हैं। दिस एनर्जी इज mainly used in सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर गीजर्स, लाइटिंग अप स्ट्रीट लाइट्स फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। इनमें इस लाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो।
एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी आर दैट इट इज़ पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री होता है। वन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्री एंड इट इज़ एन इनएक्सक्यूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये पोल्यूशन फ्री है, दूसरा अगर एक बार इंस्टॉल होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और तीसरा ये कभी ख़त्म नहीं होगी। द डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज दैट द सोलर पैनल नीड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस टू बी फिक्स्ड, इट इज़ अफेक्टेड बाय क्लाउड्स, फॉग एक्सेट्रा एंड दैट कैन बी जनरेटेड ओनली वेयर देयर इज डायरेक्ट सनशाइन। डिसएडवांटेज ये है कि सोलर पैनल को सजेस्ट यानी लगाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है फिक्स करने के लिए, और ये बादलों से और फॉग से अफेक्ट होता है, और इसे जनरेट करने के लिए डायरेक्ट सनशाइन की ज़रूरत होती है, यानी उन्हीं स्थानों पे जनरेट किया जा सकता है जहाँ पे डायरेक्ट सनशाइन आती हो। मोर ओवर दी क्वांटम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज़ लो, जो मतलब एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी यानी कि क्वांटम होती है, यानी कि प्रमात्रा में ही प्राप्त होती है, लो स्पीड होती है इसकी प्रोड्यूशन की। उसके बाद है विंड एनर्जी। अनदर इनएक्सक्यूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द विंड एनर्जी। दूसरा जो ख़त्म नहीं होने वाला सोर्स एनर्जी का वो विंड एनर्जी है। विंड मिल्स आर यूज टू रोटेट टर्बाइंस विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स जो हैं वो टर्बाइंस को रोटेट करने में यूज़ की जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन अर्लियर डेज दे वर यूज टू ग्रिंड ग्रेन्स एंड टू लिफ्ट वाटर। पहले के समय में उनका यूज़ ग्रेन्स को पीसने में किया जाता था एंड टू लिफ्ट वाटर, और पानी को उठाने में। इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न टाइम में मेनली इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड इन कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन्स हैविंग रेगुलर एंड कंसिस्टेंट विंड। इनकी विंड मिल्स का लार्ज नंबर कहाँ पे पाया जाता है? कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है या माउंटेन्स पर पाया जाता है, जहाँ पे रेगुलर और एक जैसी हवा हमेशा मिलती है। सच क्लस्टर्स ऑफ विंड मिल्स स्प्रेड ओवर एन एरिया आर कोल्ड विंड फार्म्स। इनका विंड मिल्स का जहाँ पे झुंड पाया जाता है, एक साथ बहुत सारे जहाँ लगाए जाते हैं, उस पूरे एरिया को विंड फार्म कहते हैं। विंड फार्म आर फंक्शनल इन प्लेसेज लाइक जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन इन यूरोप। यूरोप के अंदर इन जगहों पे पाई जाती है विंड फार्म्स, और इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है राजस्थान और तमिलनाडु में। द एडवांटेज ऑफ विंड फार्म्स इज दैट दीज आर पोल्यूशन फ्री होते हैं, कंपैरेटिवली चीप, सस्ते होते हैं, और विंड एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। The disadvantages are that these can be established in limited areas where adequate wind is available। और इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि उन्हें सिर्फ उसी स्थानों पर एस्टेब्लिश किया जा सकता है जहाँ पे एडिकेट हवा अवेलेबल हो। वास्ट एरिया इज रिक्वायर्ड टू सेट अप विंड फार्म्स एंड ईच विंड मिल प्रोड्यूस लो क्वांटिटी ऑफ पावर एंड द पावर सप्लाई फ्लक्चुएट्स विद विंड स्पीड। मतलब वास्ट एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है विंड फार्म्स को सेटअप करने के लिए, और विंड मिल प्रोड्यूस करती है लो क्वांटिटी की पावर, और इस पावर को सप्लाई जो है विंड स्पीड पर डिपेंड करती है, यानी विंड स्पीड के अनुसार इसकी सप्लाई घटती बढ़ती रहती है। अगर हवा तेज़ होगी तो ज़्यादा जनरेट होगी, और कम होगी तो कम जनरेट होगी। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है। अब न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर जो है वो उसे हम ऑब्टेन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड से, जो कि नेचुरली अकर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलती है, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। दीज फ्यूल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड प्रोड्यूस पावर। ये जो फ्यूल है ये किसके अंदर से गुजरते हैं? ये न्यूक्लियर फिशन के अंदर से प्रोसेस से गुजरते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, फिर जाके इनसे पावर प्रोड्यूस होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है ये न्यूक्लियर पावर के, और इंडिया के अंदर झारखंड और राजस्थान के अंदर लार्ज डिपॉजिट्स है यूरेनियम का। उसके बाद में है थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मैनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। थोरियम जो है वो केरला में ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया आर कैलपकम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, रावत भाटा सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका में है। द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर आर दैट इट इज़ पोल्यूशन फ्री। ये पोल्यूशन फ्री होती है, ये इसका एडवांटेज है, और ऑलमोस्ट जीरो इमिशन, इसका उत्सर्जन लगभग जीरो होता है। इट कैन बी एस्टेब्लिश
एस्टैब्लिश एनीवेयर, इसे कहीं भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक स्मॉल अमाउंट का मैटर खर्च करके हम ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर आर दैट द न्यूक्लियर प्लांट्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियर प्लांट जो लगाए जाते हैं उन्हें लगाना, बिल्ड करना और मेंटेन करना काफ़ी महंगा होता है। एज दे हैव रेडियो एक्टिव रेडिएशंस द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डेंजरस। जैसे कि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं इनके अंदर, तो इनका जो वेस्टेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अर्थक्वेक, सुनामी और ह्यूमन एरर कैन काज डैमेज टू द रिएक्टर्स रिजल्टिंग इन हैवी लॉस ऑफ द लाइफ इज दैट इन दैट एरिया। सुनामी, अर्थक्वेक और ह्यूमन एरर की वजह से इन रिएक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ का जो डैमेज है उसका सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी। द एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट दैट इज इनसाइड द अर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है उस हीट से जो धरती के अंदर पाई जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट। अर्थ का जो अंदर का भाग है, इंटीरियर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एट सम प्लेसेस दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कुछ प्लेसेस पे इस हीट एनर्जी को सरफेस पे हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस हीट एनर्जी का यूज़ हम पावर को जनरेट करने में करते हैं। दिस जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग ऑफ सेवरल सेंचुरीज। इस जो हॉट एनर्जी की जो स्प्रिंग्स हैं इनका यूज़ हम कुकिंग में, हीटिंग में और बाथिंग में करते आ रहे हैं काफ़ी शताब्दियों से। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट इज इन द यूएसए, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। और इंडिया के अंदर जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड हैं मानिकरण इन हिमाचल प्रदेश और पुगा वैली इन लद्दाख में। एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेज हैं लो रनिंग कॉस्ट होता है, इसको चलाने में कम खर्च आता है। रिड्यूसेज प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको ये कम करता है। इट रिड्यूसेज ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को भी ये कम करता है। और डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि इट इज़ नॉट वेरी वाइड स्प्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ सोर्स नहीं है एनर्जी का। इट कैन रन आउट ऑफ स्टेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, ओवर पीरियड ऑफ टाइम में इसे आप रन आउट कर सकते हो, ठीक है। यानी ये एक ही जगह पे थोड़ी दूरी पर इसे आप रन आउट कर सकते हैं। उसके बाद में है टाइडल एनर्जी। एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी। यानी कि ऐसी एनर्जी जिसे हम ज्वार भाटा से जनरेट करते हैं उसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। दिस एनर्जी दैट कैन बी हार्सन्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। ये एनर्जी हम कहाँ से जनरेट करते हैं? डैम्स बनाए जाते हैं नैरो ओपनिंग्स पे समुद्र में। ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाई टाइड्स उठते हैं यानी जब ज्वार भाटा आता है तो एनर्जी क्या करती है, टाइड्स को जो वहाँ पे टर्बाइन लगे होते हैं वो उसे टर्न कर देती है और ये डैम्स जो बने होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है। टाइडल फार्म्स आर ऑपरेशनल इन कनाडा, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड साउथ कोरिया में इनका टाइडल फार्म्स का ऑपरेशन चल रहा है और यानी ये स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इंडिया के अंदर टाइडल वेव प्लांट हैज़ बीन सेटअप, ये सेटअप हो चुका है गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात के अंदर। एडवांटेज है टाइडल एनर्जी के वो ये पोल्यूशन फ्री होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और ख़त्म नहीं होगा कभी भी। और डिसएडवांटेज ये हैं कि इट कैन बी यूज ओनली वेयर देयर इज सूटेबल टाइडल फ्लो। ये सिर्फ वहीं सजेस्ट लगाए जा सकते हैं जहाँ पे सूटेबल टाइडल फ्लो हो। इट कैन बी क्रिएटेड एट लिमिटेड प्लेसेज इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों के कुछ लिमिटेड एरियाज में ही इसे क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद है बायोगैस। The organic waste such as the dead plant and animal matter, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel called biogas. जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स मैटर, एनिमल्स डंग है, किचन का वेस्ट है, इसे जब हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे बायोगैस कहते हैं। इट कैन बी सेटअप एट इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी लेवल। इसे हम अपना अलग अलग भी बना सकते हैं और कम्युनिटी लेवल पे भी सेटअप कर सकते हैं। इवन ह्यूमन एक्सट्रा कैन बी यूज टू जनरेट बायोगैस। यहाँ तक कि जो ह्यूमन मलत्याग होता है उसे भी हम बायोगैस जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिस्कम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस डाइजेस्टर्स टू इमिट बायोगैस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर होते हैं, इसे बैक्टीरिया डिस्कम्पोज करके इसके यूजफुल बनाते हैं। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एवरी ईयर। बायोगैस जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल है जिसे लाइटिंग और कुकिंग में यूज़ किया जाता है और ह्यूज अमाउंट में ये ऑर्गेनिक खाद भी हर साल हमें प्रोवाइड करवा देता है।
द एडवांटेज ऑफ बायोगैस आर दैट इट इज़ प्रोड्यूस लोकली एंड इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नेग्लिजिबल। इसे मतलब एडवांटेज ये है कि बायोगैस को हम लोकल रूप से प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका जो कॉस्ट है वो ना के बराबर होता है इसके प्रोडक्शन पे। और दिस गैस जनरेटेड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका जो यूज़ है वो कुकिंग में और इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नेचुरल मैन्योर। जो प्राकृतिक खाद है उसके लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छा स्रोत हैं। डिसएडवांटेज है बायोगैस के दैट इट प्रोडक्शन इज इन लो क्वांटिटी एंड इट इज़ लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो क्वांटिटी में होता है और इसे एक लोकलाइज रूप से ही हम एनर्जी का स्रोत मान सकते हैं, वाइडली नहीं मान सकते। वी कैन सी एनर्जी एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्शनिंग दिस एनर्जी इज़ डिफ़िकल्ट एज वेल एज एक्सपेंसिव। हम सब देखते हैं कि एनर्जी वी कैन सी दैट हार्शनिंग दिस एनर्जी इज़ डिफ़िकल्ट एज वेल एज एक्सपेंसिव। यानी एनर्जी हर जगह है, हम ये देख सकते हैं, लेकिन इसे काम में लाना मुश्किल है और एक्सपेंसिव यानी महंगा भी होता है। ऑल ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस इफ़ वी डू नॉट वेस्ट एनर्जी। हम सब क्या कर सकते हैं, इस डिफरेंस को बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस इफ़ वी डू नॉट वेस्ट एनर्जी। अगर हम एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी को सुरक्षित करना या सेव करना ही एनर्जी जनरेट करना है। वी शुड एक्ट इमीडिएटली एंड मेक एनर्जी फ्यूचर ब्राइटर। हमें जल्दी ही कोई एक्शन लेना होगा, इमीडिएटली एक्ट करना होगा इस बात पे, और तभी हम एनर्जी को फ्यूचर के लिए बचाएंगे तो फ्यूचर क्या होगा, हमारा ब्राइटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है, इसको आपको रीड करना है, वीडियो देखनी है और साथ में जो भी होमवर्क आपको सेंड करते हैं वो करिए टाइम टू टाइम और उनको लर्न भी करिए। थैंक्स एंड हैव नाइस